हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 21 जैन 2021 के करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर्स को अलग अलग सोर्सेज से रेडी किया जाता है ताकि इनका इस्तेमाल हम अपनी आने वाली किसी भी परीक्षा में कर सकें और एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड। क्या है ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड? सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, स्टार्टअप होते क्या हैं। स्टार्टअप बेसिकली होते क्या हैं? यह एक छोटे बिजनेसेस होते हैं जिसकी शुरुआत किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। तो अब भारत सरकार ने इन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड की शुरुआत की है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे स्विगी है, ओला है, उबर है, फिर आपका बीच में एक कंपनी और आई थी छोटी सी, फूड पांडा है। ये सारे क्या हैं? ये स्टार्टअप्स हैं। तो इन स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद प्रदान कराने के लिए, इकोनॉमिक और हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड की शुरुआत की गई है, जो आपको याद रख लेना है यहाँ पे। अब क्या करेगा ये फंड? यह फंड स्टार्टअप को शुरुआती पूंजी प्रदान करेगा, साथ ही स्टार्टअप में निवेशकों को गारंटी प्रदान करेगा। यानी कि ये फंड क्या करेगा, जो छोटे स्टार्टअप हैं जिनके पास आर्थिक पूंजी कम है, उन स्टार्टअपों को आर्थिक मदद देगा, साथ ही उन निवेशकों को गारंटी देगा जिन्होंने स्टार्टअप्स में क्या किया है, निवेश किया है, ताकि उन्हें यह ना लगे कि अगर किसी कारणवश स्टार्टअप असफल हो जाता है तो उनका पैसा वेस्ट नहीं होगा, उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। ये भी गारंटी यह फंड देगा। तो ये आपको याद रख लेना है। स्टार्टअप क्या नाम है? स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड, जो कि भारत सरकार के द्वारा इसे शुरू किया जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है G7 सम्मेलन से। ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये? हाल में ही ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को 47वें G7 सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। यह सम्मेलन जून 2020 में आयोजित किया जाएगा। यानी कि क्या है, दुनिया के 7 पावरफुल व शक्तिशाली देशों का समूह, जिसे G7 सम्मेलन कहा जाता है। आपको याद रखना है, भारत G7 सम्मेलन का G7 का सदस्य नहीं है। तो हाल में ही 47वां G7 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहां पर? ब्रिटेन में। तो हमारे प्रधानमंत्री को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। अब ये है क्या, ये समझ लेते हैं। G7 एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। यानी कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बस एक अंतर सरकारी है 7 देशों के बीच में। और इसके जो सदस्य हैं वो कौन है? यूएसए है, कनाडा है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, जापान है, इटली है और फ्रांस है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। पहले इसे G8 के नाम से जाना जाता था। जब 1997 में इसमें रसिया को शामिल किया गया, तब इसे G8 कहा जाने लगा, यानी कि G8 के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2014 में जब रसिया के द्वारा यूक्रेन का एक हिस्सा क्रीमिया को हड़प लिया गया, तो उसके कारण रूस को इस G8 से बाहर कर दिया। तब से यह G7 के नाम से जाना जाता है, जो आपको याद रख लेना है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बस ये नॉर्मल अंतर सरकारी संगठन है जो देशों के साथ मिलकर बना हुआ है। बस इतनी बातें आपको याद रख लेनी है इस संगठन के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सुमेरु ज्वालामुखी के बारे में। एक सुमेरु ज्वालामुखी है, उसके बारे में है। बस इतना याद रखिए, यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। हाल में ही यहाँ पर विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण ये खबरों में आया। इस वजह से आपको याद रख लेना है किसके बारे में, सुमेरु ज्वालामुखी के बारे में। कहां पर है? आप यहाँ पे इसकी लोकेशन देख सकते हो। ये पूरा इंडोनेशिया का मैप है, यहाँ पर इसकी लोकेशन है और यहाँ पर हाल में ही अभी विस्फोट हुआ। इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा। अगला जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साहित्य गौरव सम्मान। ठीक है, साहित्य गौरव सम्मान। हाल में ही हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा द्वारा यह सम्मान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। तो ये आपको याद रख लेना है, ये साहित्य गौरव सम्मान हमारे शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को दिया गया है। ये बहुत अच्छे लीडर, बहुत अच्छे वक्ता और साथ ही बहुत अच्छे लेखक हैं। इन्हीं की वजह से इन्हें हिंदी में अच्छा काम करने के लिए इन्हें साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है। किसको? रमेश पोखरियाल निशंक जी को। अगला जो हमारा टॉपिक है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, लगातार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसी नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करने की बात की है। अब इसे स्थापित कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अमेजन वेब के साथ मिलकर इसकी स्थापना करेगी। ये आपको याद रख लेना है। और इसकी स्थापना मुख्य रूप से कहां पर? इलेक्ट्रॉनिक हब यानी कि बेंगलुरु में ही की जाएगी। ये भी आपको याद रख लेना है। इस लैब का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित अनुसंधान, विकास एवं नए वैज्ञानिक आविष्कारों में तेजी लाना है।
इस लैब का मुख्य उद्देश्य है क्या करना कि क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अनुसंधान, डेट मीन्स रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए बढ़ावा देना इस क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब का मुख्य उद्देश्य होगा, जो आपको अच्छे से याद रख लेना है। आपको आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, वो आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। अब देखो यहां पर फायर से हमें पता लग रहा है कि आग से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें मिलिट्री कैपेबिलिटी को जांचा जाता है कि किस देश की मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है, उसको जांचने के लिए ये इंडेक्स आता है, जो आपको याद रख लेना है। अभी हम इसके बारे में जानते हैं। तो क्या है ये ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021? ग्लोबल फायर पावर द्वारा इस सूचकांक में अमेरिका को प्रथम, रूस को दूसरा तथा चीन को तीसरा स्थान मिला है। यानी कि इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पे कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया इसमें प्रथम स्थान पर है कौन, तो वो है अमेरिका, जबकि दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर इसमें चीन है। जबकि हमारे देश को, भारत को इस सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? तो आपको याद रखना है भारत को चौथा स्थान मिला है। और इस सूचकांक में 138वां स्थान यानी कि अंतिम स्थान किसको मिला है? तो वो मिला है भूटान को। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है भूटान के बारे में। भूटान को अंतिम स्थान मिला है इस सूचकांक के अंतर्गत, ये आपको याद रख लेना है। यह सूचकांक सैन्य क्षमता को दर्शाता है, यानी कि ये दिखाता है कि किस देश के पास कितनी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसके बारे में ये सूचकांक बताता है। तो इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन और चौथे स्थान पर भारत, जबकि अंतिम स्थान पर किसका नंबर है? तो भूटान का है, जिसे 138वां स्थान मिला है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है खबरों में कमलम। अब ये कमलम क्या है ये आपको याद रखना है। आप लोग ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानते होंगे, तो ड्रैगन फ्रूट का ही हाल में ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी ने घोषणा की है कि अब ड्रैगन फ्रूट को कमलम के नाम से जाना जाएगा। यानी कि ड्रैगन फ्रूट को क्या कहा जाएगा? कमलम कहा जाएगा। इसके नाम के बदलने की घोषणा कर दी है। और यह है क्या? इस फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारी शरीर की हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन? जो ये फल है ड्रैगन फ्रूट, जो जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। और हाल में ही गुजरात के मुख्यमंत्री ने इसके नाम को बदलने की घोषणा की है। अब इसे कमलम के नाम से जाना जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। क्या है ये? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर बनाया जाएगा? तो हाल में ही उड़ीसा सरकार ने 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप से पहले इस स्टेडियम का निर्माण करना चाहती है। यानी कि इस स्टेडियम का निर्माण करना चाहती है उड़ीसा की सरकार। और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा, जिसका निर्माण कहां पे किया जाएगा? तो यह भी आपको याद रख लेना है, इसका निर्माण किया जाएगा उड़ीसा के अंदर। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर। हाल ही काफी खबरों में रहा था, क्यों रहा था ये भी समझ लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क कर दिया है, ये आपको याद रख लेना। और ये कहां पर है? यह नागपुर में स्थित है। यानी कि गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर अब बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क कर दिया गया है। बाला साहेब ठाकरे ने अपने जीवन की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के रूप में की थी और बाद में इन्होंने शिवसेना नामक पार्टी बनाई, जो वर्तमान में सत्ता में है। वो इन्हीं के नाम पर इस चिड़ियाघर का नाम कर दिया गया है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भारतीय यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा वार्ता। ध्यान से सुनना, भारतीय यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा वार्ता यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनो क्या है ये। भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच इस वार्ता का प्रथम संस्करण आयोजित किया गया। अपने आप में इंपोर्टेंट है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस वार्ता का प्रथम संस्करण आयोजित किया गया है। और इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस वार्ता का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि दोनों देश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा में एक दूसरे के साथ सहयोग कर सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ये आपको याद रख लेना है। थोड़ा सा यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के आधार पर हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, ये आपको याद रख लेना है। और हाल में ही ब्रिटेन पूर्ण रूप से इससे बाहर हो गया, इसके कारण ये काफी ज्यादा खबरों में रहा है, तो आपको याद रख लेना है। यह यूरोपीय देशों का क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। किस संधि के तहत? तो मास्ट्रिक्ट संधि के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है, ये आपको याद रख लेना है। अगला जो टॉपिक है हमारा मनरेगा कार्य दिवसों में वृद्धि। क्या है? आपको याद होगा भारत सरकार के द्वारा 2005 में राइट टू वर्क प्रदान कराने के लिए मनरेगा की शुरुआत की गई थी। तो हाल में ही क्या इसमें इनोवेशन हुआ है वो समझ लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने इन कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है। यानी कि पहले कितने दिन का रोजगार दिया जाता था? 100 दिन का। अब इसको बढ़ाकर 150 कर दिया गया है, यानी कि 150 कर दिया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है। अब
आगे इसके बारे में थोड़ा सा, भारत सरकार ने लोगों को कार्य का अधिकार देने के लिए 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 यानी कि नरेगा को शुरू किया था। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी। 2009 में सरकार ने इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा कर दिया था। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है यहाँ पे। इसके बाद सरकार इस योजना के तहत क्या करती है, तहत अकुशल व्यक्ति को 100 दिन कार्य दिवस का रोजगार देगी। अगर रोजगार नहीं दिया जा रहा है तो व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। किसके बारे में, मनरेगा के बारे में, जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी और 2009 में इसका नाम बदल दिया गया था। ये आपको याद रख लेना है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट स्कीम है ये। और आपको ये भी याद रखना है कि भारत सरकार का सबसे ज्यादा खर्चा इसी स्कीम के तहत किया जाता है, ये भी आपको पता रखना है। उसके बाद एक अगला टॉपिक जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, काफी ज्यादा न्यूज में था, काफी कॉन्ट्रोवर्सल भी था शुरुआत में, ये किस तरह हमारे खिलाड़ियों को टीच किया गया था, उसके बाद हमारे खिलाड़ियों ने इस ट्रॉफी को जीता। तो देख लेते हैं क्या है ये, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21। क्या है इसमें, भारत ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट सीरीज में पराजित किया। सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से पराजित किया था और एक टेस्ट ड्रॉ हो गया था। तो आगे चौथा टेस्ट गावा मैदान पर खेला गया था, जहां ऑस्ट्रेलिया 32 साल से किसी टीम से पराजित नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय टीम ने अंतिम टेस्ट में हराकर यह रिकॉर्ड तोड़ा। यानी कि भारतीय टीम ने इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और जो 32 साल पुराना रिकॉर्ड था कि वो कभी किसी टीम से नहीं हारे थे, हमने उसको ब्रेक कर दिया। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा ऐतिहासिक जीत थी हमारे लिए और ये आपको यहां पर याद रखनी है। बहुत सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बहुत सारे कमेंट किए थे, बहुत सारे ट्वीट किए थे, तो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। तो ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे। अगला ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये थोड़ा सा आप देख रहे हो कि सारे के सारे प्लेयर्स हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, कस्टमाइज मर्चेंडाइज। ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कस्टमाइज मर्चेंडाइज। इसरो ने इस पहल की घोषणा की है। अब इसरो के ब्रांड के कपड़े व अन्य उत्पाद बाजार में शुरू होंगे। यानी कि इसरो ने घोषणा की है कि अब इसरो, आपको पता है भारत में ब्रांड है, भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके ब्रांड की काफी अहमियत है, काफी अच्छी तरीके से सम्मानजनक स्थिति में इसको देखा जाता है। तो है क्या, आप ये आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे। तो अब इसरो ने घोषणा की है कि अब इसरो के उत्पाद जिसके ऊपर इसरो लिखा होगा वो बाजार में उपलब्ध होंगे। और इसका फायदा क्या होगा, अब इससे इसरो को अतिरिक्त आय उपलब्ध होगी, यानी कि उसको अतिरिक्त रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसका इस्तेमाल इसरो बाकी अन्य चीजों में कर सकता है। तो इसरो के बारे में थोड़ा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई जी थे। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, के सिवान है। तो ये भी आपको याद रख लेना है इसरो के बारे में। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, यूएनओ ने किया 7 देशों को मत देने से निलंबित। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, हाल में ही यूएनओ ने आम सभा में मत देने के अधिकार से 7 देशों को निलंबित कर दिया है। क्या रीजन था बताऊंगा मैं अभी। 7 देशों को निलंबित किया। कौन कौन से देश हैं इसमें, ईरान, नाइजर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, दक्षिणी सूडान व जिम्बाब्वे शामिल हैं। ठीक है, इन देशों को मत देने से निलंबित कर दिया। इसका पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि यह देश अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए थे, कहां पर, यूएन के अंदर। इसी वजह से हम तत्कालीन वर्तमान के जो यूएनओ के सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतेरेस के द्वारा यह घोषणा की गई है कि इन्हें मत देने से निलंबित किया जाता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यूएनओ के बारे में क्या है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय हमें कहां देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। सदस्य 193 हैं। अध्यक्ष वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं और प्रथम अध्यक्ष थे इसके ट्रायंगुली। तो ये भी आपको याद रख लेना है। ये यहाँ पे इसरो की टी शर्ट कुछ इस तरह चीजें दिखेंगी इसरो के उस पर, तो ये तो आपको याद रख लेना है। अगला टॉपिक है हमारा खो खो के लिए राष्ट्रीय शिविर का उद्घाटन। हाल में ही क्या हुआ है, हाल में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खो खो खेल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय शिविर का उद्घाटन किया है। देखो, खो खो भारतीय खेल है, परंपरागत खेल है, लेकिन इसको बढ़ावा देने की कोई पहल नहीं की गई थी। तो हाल में ही खेल मंत्री किरण रिजिजू ने साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए हरियाणा में खो खो के लिए एक राष्ट्रीय शिविर खोलने की शुरुआत की है या इसका उद्घाटन किया है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य खो खो में वैज्ञानिक प्रशिक्षण को प्रदान करना है। ये आपको याद रख लेना है खो खो के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये रहा, देखो, या अल्टीमेट खो खो इंट्रोड्यूस साइंटिफिक ट्रेनिंग फॉर प्लेयर्स, यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू इनोग्रेट्स नेशनल कैंप। कहां पे, हरियाणा में। ये आपको मैंने बताया, तो ये आपको याद रख लेना है। ये किरण रिजिजू है, ये हमारे खेल मिनिस्टर, ये भी आपको पता रखना है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, जिनको मैंने अलग अलग सोर्सेज से गैदर करके आपके सामने रखा, आपको प्रेजेंट किया।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में जिसमें अलग अलग न्यूज़पेपर्स को कवर किया जाएगा और उनको हर उस खबर को शामिल किया जाएगा जो हमारे परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगी। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके सामने ऐसी ही वीडियो लाता रहूं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।